नमस्कार ये स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम को आपको स्वागत करुच्ची मु भवानी। आज आम सहित उपस्थित अच्छा टीम इंडिया पूर्वतन खेलाड़ी क्रिकेटर एवं भारतीय जनता पार्टी सांसद श्रीयुक्त गौतम गंभीर सहित आम एक विशेष मुहूर्त आज साक्षात करवा क्रिकेट विषय पचार राजनीति विषय पचार आलोचना आरंभ करवा। गौतम जी आपका स्वागत है। थैंक यू। गौतम, उड़ीसा के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले तो ये जानना चाहेंगे, और उड़ीसा बहुत बार आ चुके हैं, इस बार कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरे को हमेशा ही उड़ीसा बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट बहुत अच्छी मेमोरीज़ भी हैं। हम इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर वनडे खेले जब हम जीते, उसके अलावा केकेआर यहाँ पर बहुत मैचेस खेला है। क्रिकेट से राजनीति का सफ़र अभी तक 2 साल हुए हैं, आप राजनीति में आए हैं। क्रिकेट से राजनीति का सफ़र कैसा है अभी तक? कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, संतुष्ट तो हुई, क्योंकि जो दिल्ली का सबसे बड़ा काम है गाज़ीपुर लैंडफिल, अगर वो आप 80 फीट नीचे लेके आ सकते हैं, जो 40 साल का कूड़ा है, वहाँ पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का कूड़ा नहीं है। वहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी का कूड़ा 40 साल पुराना कूड़ा है, जहाँ पर कोई व्यक्ति एक बारी भी नहीं गया। सीएम 6 साल में एक बारी नहीं गया। मैं वहाँ पर 8 बार जा चुका हूँ। अगर वो 80 फीट नीचे आया है तो वो कहीं ना कहीं मेरी अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है पूरी दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके बारे में भी सोचना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आता है तो वो वैसे ही मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन हम सब दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी है, जो लोग गाज़ीपुर के आसपास रहते हैं, उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए, कि किस तरीके से हम उनको साफ़ हवा, साफ़ पानी दे सकें। तो मुख्यमंत्री चाहे नहीं गए हो एक बारी भी, लेकिन एज अ सांसद मेरा फ़र्ज़ बनता है और कोशिश करता रहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा नीचे आए। यानी कि आप इन 2 सालों में काफ़ी सेटिस्फाइड हैं एज ए पॉलिटिशियन? देखिए, कई दिन ऐसे होते हैं कि जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते, कई दिन ऐसे होते हैं जब आप बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे मैंने गाज़ीपुर लैंडफिल की बात करी, जैसे जब हमने CCTV कैमराज लगाए, उसके बाद अभी हमने फुटबॉल स्टेडियम खोला है, उसके बाद हमने जन रसोई खोली है। जब आप वहाँ पर ऐसे लोगों को देखते हो जो शायद एक मील भी खाना नहीं खा पाते या अफोर्ड कर पाते, अगर उनको आप सम्मान से खाना खिला रहे हो और ऐसा खाना खिला रहे हो कि जो आप खुद खा सकते हो और खुद जाके खाते भी हो। अगर आप 1000-1100 लोगों को रोज़ खाना खिला रहे हो दिल्ली में, कि जिससे दिल्ली में कोई भूखा ना सोए 1 रुपये में, और क्वालिटी खाना, तो जब आप उन लोगों को देखते हो, उन बच्चों को देखते हो, उन महिलाओं को देखते हो, उन बच्चियों को देखते हो, तो जिस तरीके की आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो सेटिस्फैक्शन आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। राजनीति का जिक्र किया आपने। क्रिकेट में आपको सब कुछ मिला, नाम मिला, आपने बहुत भारत के लिए अच्छा किया। उसके बाद राजनीति अचानक, ये सवाल आपको बहुत लोगों ने पूछा होगा जब इंटरव्यू में आप देते हैं, तो अचानक पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का क्यों सोचा आपने? देखिए, बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल भी पूछा, और बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि हर मुद्दे पे अपनी टिप्पणी देते हैं, ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं। देखिए, मैं कभी भी सोशल मीडिया में या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने व्यूज़ रखना नहीं चाहता था, या फिर मैं वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं चाहता कि मैंने कोई हर मुद्दे पे ट्वीट कर दिया कि मेरे कितने फॉलोअर बढ़ गए। वो मेरा ना मेरा लक्ष्य, ना वो मेरा मकसद है। अगर मेरे में हिम्मत है मुद्दों के बारे में बात करने की, तो मेरे में उससे ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए ज़मीन पे उतर के उन मुद्दों के लिए, या फिर देश के लिए, या फिर अपने स्टेट को बेहतर करने की भी। अगर मेरे में वो हिम्मत नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं AC रूम में बैठ के ट्वीट करता रहूँ या फिर हर चीज़ पे अपनी टिप्पणी देता रहूँ। तो इसलिए मुझे लगता था कि, और जब आप बदलाव चाहते हैं, जब आप कुछ बदलना चाहते हैं, तो फिर आप कमरों में बैठ के चीज़ें बदल नहीं सकते। आपको ज़मीन पे उतर के ही चीज़ें बदलनी पड़ती है, और बदलनी चाहिए भी। और ये कारण था। जो विज़न दिल्ली को लेकर क्या है? मेरा विज़न दिल्ली को लेकर सिर्फ एक ये है कि ना तो कभी दिल्ली लंदन बन सकती है, ना पेरिस, ना न्यूयॉर्क। ये झूठ है। दिल्ली को दिल्ली बनाओ, साफ़ हवा के लिए काम करो, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को आप 10-10, 12-12, 15 साल के बच्चों को 8 घंटे के लिए एक तख्ती पकड़ा के, अपनी फ़ोटो लगा के रेड लाइट पे खड़ा करते हो, जिनके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था, जिनको ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए थी। इस तरीके से आप प्रदूषण से लड़ाई लड़ रहे हैं। हर चीज़ आप पराली पे डाल देते हैं। मेरा विज़न दिल्ली के लिए ये है कि जहाँ पर साफ़ हवा के लिए हम काम कर सकें, कम से कम लोगों को साफ़ पानी दे सकें, वो उनकी बेसिक नीड है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम खाना दे सकें, कम से कम वो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, खाना, कि कोई दिल्ली में भूखा ना सोए, ठीक है। और साथ ही में बच्चों के लिए खेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। 6 साल में एक फ्लाईओवर बता दीजिए, एक फ्लाईओवर बना है दिल्ली में, एक नई चीज़ बना दीजिए तो दिल्ली में बनी हो पिछले 6 साल में, कुछ नहीं, ठीक है। विज्ञापनों पे आप हज़ारों करोड़ रुपए लगाते हैं। आपने लिकर शॉप्स खोली जब कोविड बिल्कुल पीक पे था, और उसके बावजूद जब आप ये कहते हैं कि इतना बड़ा स्पाइक हो गया। किस एक चीज़ में आप संतुष्टि जाहिर करेंगे अरविंद केजरीवाल के काम से? कौन सा वो काम है जो उन्होंने किया है लोगों के लिए? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक बुरा आइडिया नहीं था, मैं खुद मानता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बढ़िया विजन था, लेकिन उस मोहल्ला क्लिनिक को चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने की ज़रूरत थी।
मैं जब कैंपेन कर रहा था तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस टाइम पे मैं जीता नहीं था, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक देखे जहाँ पर अंदर कुत्ते सो रहे थे। ठीक है, अगर आपने मोहल्ला क्लिनिक शुरुआत करी, आपने गरीब लोगों की शुरुआत करी कि वहाँ पर उनको उनकी टेस्ट हो जाए या उनको कोई भी बीमारी हो, बुखार हो, खांसी हो, तो उनका इलाज वहीं पर हो जाए, उनको बड़े हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। अच्छा विजन था। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बना देंगे, मैंने नहीं वादा किया। ये हर पॉलिटिकल पार्टी तो वादे करते हैं ना। हर पॉलिटिकल, हम तो 23 साल से बाहर है ना दिल्ली में। हमने कौन सा वादा किया है? ठीक है, यानी कि जो वादा अरविंद केजरीवाल ने आपने किया था, लोगों को उस पर भरोसा आया, इसलिए तो उन्हें भरोसा जिताया आया ना, हाँ। तभी तो जिताया। हाँ बिल्कुल जिताया ना जी, बिल्कुल जिताया। आप मुख्यमंत्री हैं 6 साल से, तो अब आपको भी तो जवाब देना बनता है कि 6 साल में आपने दिल्ली की जनता के लिए क्या किए। आपने जो वायदे किए उसी के दम पे तो आपको जिताया दिल्ली की जनता ने। ठीक है, दिल्ली को लगा कि एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने इतने बड़े वायदे किए हैं। 100 की जगह आपने 10 स्कूल नहीं खोले, एक जन रसोई नहीं खोली, एक मैं देख रहा हूँ कि आपने 10 खामियां सामने लाकर मैंने आपको बताया ना, रखा। जी जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे नहीं है, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में बोला वो मैंने सारा किया पिछले 2 साल में। मेरी मैनिफेस्टो में सबसे पहली चीज़ थी कि हम गाजीपुर लैंडफिल ख़त्म करेंगे। किसी आज तक एक व्यक्ति ने ये नहीं बोला था कि गाजीपुर लैंडफिल ख़त्म हो सकता है। तो आने वाले दिनों में क्या अरविंद केजरीवाल के सामने गौतम गंभीर है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा? बिल्कुल भी नहीं। अरविंद मुख्यमंत्री को चुनौती कौन देगा? 4 साल हैं, हम सब मिलके देंगे। हाँ। ठीक है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको मिलके जवाब देगी। आप तो क्रिकेट में इतनी चुनौतियों का सामना कर तो चुके मैं हैं। कह रहा हूँ ना, सब देंगे जवाब उनको, सब मिलके देंगे। मैं कोई तो चेहरा होगा ना। 4 साल है ना अभी। अच्छा। हम एक्सपोज करते चले जाएंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो गौतम गंभीर एक्सेप्ट करेंगे? वो वक्त बताएगा, वो पार्टी बताएगी। मेरा काम मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मेरा काम दिल्ली को बचाना है। आप राजनीति सीख गए हैं गौतम, 2 सालों में आपने राजनीति सीख लिया। कैसे? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। आप तो बहुत मैच्योर्ड लग रहे हैं राजनीति में। बिल्कुल नहीं सीखा, मैंने तो सिर्फ उनके मुद्दों की बात करी है जो उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने रखा है। अच्छा। और मैंने तो सिर्फ यही बात आपको बोली है ना कि वो भी एक कारण है। और जब हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया था तो मैंने ये बोला था कि मेरा खुद परिवार उनसे इन्फ्लुएंस हुआ था कि एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति दिल्ली में आ रहा है, एक बार उनको मौका देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि माहौल बदल जाएगा अगले चुनाव में? माहौल बदलेगा अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगी। मीडिया तो कभी भी पिछले 2 या 3 साल से किसी मीडिया ने उनसे सवाल नहीं पूछे कि भाई साहब वो 100 कॉलेज को, 100 हॉस्पिटल, 100 जनरल वही कहाँ गई? कोविड के टाइम आपके मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए? अच्छा। कि ठीक है, पूरा दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। आपने दिल्ली की जनता के साथ उस वक्त भी झूठ बोला जिस वक्त शायद पूरी दिल्ली को एक ऑनेस्ट आदमी, एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट की जरूरत थी। आपने दिल्ली की जनता को बोला 10,000 बेड अवेलेबल हैं, आप कोर्ट में जाके बोलते हो सिर्फ 2,000 बेड अवेलेबल हैं। उस वक्त पे भी मैंने अपने पैसे से 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया एमसीडी के। आपने तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट अच्छा खेला, T20 टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे हो, लेकिन राजनीति का फॉर्मेट कैसा है? देखिए, यहाँ पर बाउंसर ज़्यादा होता है? नहीं, मेरे लिए ना बहुत जल्दी है इस बारे में, क्योंकि मैंने अपनी क्रिकेट खेली 15 साल खेली। हाँ। तो शुरू में मैं वहाँ पर भी शायद बड़ा नया था, यहाँ पर भी अभी 2 साल में इतना नहीं मैं बता सकता कि मेरा सफ़र कैसा रहा, ये कौन सा फॉर्मेट है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि कई ऐसे दिन होते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है और कई ऐसे दिन होते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी झेलनी पड़ती है। और एक और चीज़ है कि जब ये सवाल कभी ऐसा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन आया है कभी? कितनी बार आया है। कई बार काम आपके नहीं होते, आप कोशिश करते हैं कि मैं काम कर सकूं। ज़्यादा क्रिकेट में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है या राजनीति में? कॉम्प्रोमाइज़ उसको करना पड़ता है जिसको उस चीज़ का लालच हो। अच्छा। मुझे राजनीति में कहीं जाना नहीं है, जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं जाके आ चुका हूँ। ठीक है, मेरे को क्रिकेट खेलनी थी, मैं क्रिकेट खेल के 2 वर्ल्ड कप भी जीत के वापस आ चुका हूँ। आपको वैसे तो सेंचुरी मारने में भी लालच नहीं था? मेरे को वैसे भी राजनीति में कहीं नहीं जाना और कहीं पहुँचने की कोई ख्वाहिश नहीं है। सच्ची बताऊँ, ख्वाहिश उसको होती है जिसको उस कुर्सी की ना बहुत ज़्यादा लालच हो। मेरे को उस कुर्सी का कोई लालच नहीं है। दिल्ली बचाना मकसद है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना मकसद है और दिल्ली के लोगों के बीच में तो जाके। इंग्लिश में कहावत है ना कि इफ़ यू डोंट टेक रिस्क दैट विल बी द बिगेस्ट रिस्क। व्हाई डोंट यू टेक कैलकुलेटिव रिस्क? अगर आपको मौका मिलेगा आने वाले चुनाव में, अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे, अमित शाह जी बोलेंगे, जेपी नड्डा जी बोलेंगे कि नहीं गौतम आपको चेहरा बनना है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, उसके लिए 4 साल हैं अभी। हाँ। अभी तो चुनाव खत्म हुए हैं दिल्ली के। हाँ। तो बहुत समय है। ठीक है, समय आने पे देखा जाएगा कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तब तक तो आपको दिल्ली की जनता के बीच में जाके केजरीवाल जी नहीं, आप तो रिस्क लेते हैं, जैसे मैंने क्रिकेट में बहुत लेते हैं। वो पार्टी बताएगी ना। अच्छा। जब वो वक्त आएगा, अभी तो वो वक्त है ही नहीं। आप मना नहीं करेंगे?
अभी वो वक्त नहीं है और अभी मेरे लिए कुछ भी इस बात बहुत में जल्दबाजी बोलना होगा। बहुत, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री बने हैं अच्छा दूसरी तीसरी टर्म में। जी। तो अभी तो 4 साढ़े 4 साल है, तब देखा जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, क्या माहौल होगा। क्रिकेट में बाउंसी पिच है या राजनीति में ज़्यादा बाउंस या ऑन इवन है, कौन सा? दोनों जगह अपने चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में चैलेंजेस नहीं है या पॉलिटिक्स में चैलेंज नहीं है, पॉलिटिक्स में भी बहुत चैलेंज है। ये लोगों का मानना है, आपके फैंस, हम जैसे लोग आपको क्रिकेट में बहुत मैंने आइडियल मानते हैं। लोगों का ये कहना है कि गौतम गंभीर ने बहुत जल्दबाजी कर दिया यार, क्रिकेट छोड़ दिया उन्होंने, राजनीति में आ गए। आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय, आपको तो बहुत कुछ मिला क्रिकेट में, लेकिन भारतीय क्रिकेट को बहुत और ज़्यादा कुछ मिल जाता अगर आप क्रिकेट खेलते? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास कुछ और अचीव करना रह नहीं गया था। अच्छा, आपने क्रिकेट में सब कुछ अचीव कर लिया था, आप ये सोच रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पर्सनली कुछ और अचीव करना रह नहीं गया था, क्योंकि मेरा कोई भी ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं 100 टेस्ट मैच खेलूँ या 20,000 रन बनाऊँ। और ये था हमेशा कि जब मैं बड़ा हो रहा था कि काश मैं कभी वर्ल्ड कप जीत सकूं। तो मेरे को 2 बार मौका मिला वर्ल्ड कप टीम का पार्ट होने का, जो टीम जीती। उसके बाद एक वक्त के बाद जब आपके पास कुछ ऐसा रह ना जाए तो फिर आप सिर्फ अपने ही रन बनाते हैं। गौतम, खुले मन से कहिएगा, डोंट बी डिप्लोमेटिक, एकदम सीधा सवाल है मेरा। 2007 में आपने 75 रन का वो महत्वपूर्ण पारी खेला, जिक्र बहुत लोगों का हुआ कि इन्होंने अच्छा खेला, लेकिन गौतम गंभीर 2011 उसमें भी 97, दैट वाज द फैंटास्टिक इनिंग्स यू हैव एवर प्लेड आई थिंक इन वनडे क्रिकेट। तो आपने 3 रन शतक से दूर रह गए, इसका कभी मन दुख होता है कभी? ना, क्योंकि आप जब इतने बड़े मैच में जाते हो हाँ। और अगर एक रात पहले आपसे ये कोई बोले कि आप कल 97 बनाओगे, आप वर्ल्ड कप जीतोगे, क्योंकि बल्लेबाज सिर्फ अंदर 0 लेके जाता है, उसके ऊपर जो भी बनाता है वो कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप किसी से ये पूछेंगे ना कि 0 से 97 का कितना लंबा सफ़र है, तो वो कोई भी बल्लेबाज आपको बताएगा कि बहुत लंबा सफ़र है। या तो आप ये देख लीजिए कि आपने 3 रन मिस करे, या आप ये देख लीजिए कि आपने 97 बनाए, क्योंकि उसमें कई ऐसे भी खिलाड़ी थे जिन्होंने रन नहीं बनाए या जल्दी आउट हो गए। तो अगर उनसे बोला जाए कि आप 97 बनाते और वर्ल्ड कप जीतोगे, तो अब वो किसी भी दिन लेते, क्योंकि बड़े मैचेस में 100 बनाना फ़र्क नहीं पड़ता, टीम को जिताना वो फ़र्क पड़ता है। क्योंकि लेकिन श्रेय यानी कि क्रेडिट कुछ और लोगों को मिला जितना गौतम गंभीर को मिलना चाहिए था। मेरा काम, जब मैं वर्ल्ड कप खेलने जब वो उस मैदान में उतरा था, तो मेरा काम था देश को वर्ल्ड कप जिताना। उसके बाद क्या मीडिया सोचती है, क्या लोग सोचते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। क्या मीडिया किसको क्रेडिट देती है, क्योंकि क्रेडिट मीडिया ही देती है और कोई नहीं देता। 3 रन आप क्यों नहीं कर पाए? मैंने, आपने कभी ड्रेसिंग रूम में जाके सोचा यार 3 रन बनाता तो मैं 100 तक पहुंचता, एक सेंचुरी भी होता, वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड भी बन जाता? और ना 100 बनाना लक्ष्य था, सिर्फ लक्ष्य था श्रीलंका को हराना वर्ल्ड कप फाइनल में। और 100 कोई माध्यम नहीं है किसी को जज करने के लिए कि 100 बनाओगे तो ही सक्सेसफुल होगे, अगर 97 बनाओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आप तो ये वही बात कर रहे हो कि जो आज दिल्ली में, कि अगर आपको 95% आई तो आप सक्सेसफुल हो, 94 आई तो आप फेलियर हो। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 97, जैसे मैंने आपको पहले बोला, चाहे 97 हो चाहे कोई भी रन हो, अगर आपकी टीम को वो जिताते हैं रन, वो इम्पॉर्टेंट है, माइलस्टोन इम्पॉर्टेंट नहीं है। गौतम, आप भी बहुत इंटरव्यू में आज भी आपने जिक्र किया कि आप थोड़ा पेशेंस आपके पास बहुत कम है, आप सब कुछ जल्दी करना चाहते हैं। क्या इसी वजह से 3 रन से चूक गए आप शतक से? हो सकता है, लेकिन राजनीति में तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ये तो मानना पड़ेगा आपको। तभी मैंने आपको बोला कि पेशेंस धीरे धीरे सीखते हूँ, 2 ही साल हुए, बट आई होप कि पेशेंस के साथ ऐसा ना हो जाए कि जो मेरे अंदर की आग है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कई बार वो आग जलती रहनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। चाहे वो राजनीति हो चाहे किसी में भी, क्योंकि अगर आप कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो वो अंदर आग बहुत ज़रूरत है उसकी। लेकिन राजनीति में ऐसा स्थिति, राजनीति एक ऐसा मैदान है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कभी ऐसा भी अप डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अप डाउन्स नहीं है? शायद मेरे 20 साल के या 15 साल के क्रिकेटिंग करियर में मैंने राजनीति से ज़्यादा अप डाउन्स देखे हैं। ठीक है, जब मैं अंडर 14 वर्ल्ड कप में नहीं सिलेक्ट हुआ, अंडर 19 में नहीं हुआ सिलेक्ट, वर्ल्ड कप में 2003 में नहीं हुआ, 2007 में नहीं हुआ। गौतम, आपने बहुत कप्तान के साथ मैच खेला है, मैंने अंडर खेला है। हु इज़ द बेस्ट कैप्टन? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले। व्हाई? अनिल कुंबले अगर इस देश में और ज़्यादा कप्तानी करते देश की, तो शायद अनिल कुंबले हिंदुस्तान के सारे कप्तानों का रिकॉर्ड तोड़ देते, क्योंकि जस्ट एक कमाल के मैनेजर थे, कमाल के इंसान है, कमाल के शख्स थे, कमाल के क्रिकेटर थे, हिंदुस्तान का ग्रेटेस्ट मैच विनर आज तक का। मुझे नहीं लगता उनके आसपास कोई आएगा। कईयों ने धोनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? धोनी, देखिए उनका रिकॉर्ड उनके बारे में क्या था। आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप कौन से सबसे अच्छे कप्तान के अंडर खेलें, मैंने आपको बता दिया अनिल कुंबले, क्योंकि उनसे बेहतर यही है कि आप 2 इक्वल लोगों को जज करोगे। अगर अनिल कुंबले ने उतनी कप्तानी करी होती जितनी MS
धोनी ने करी है, शायद अनिल कुंबले भी 2 वर्ल्ड कप जीत चुके होते। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जो विराट कोहली का नेतृत्व है, उनके जो कप्तानी है, उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, अच्छी कप्तानी है, इसमें कोई ख़राब नहीं है। कप्तान अगर आपकी टीम टेस्ट में अच्छा कर रही है, वनडे में अच्छा कर रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कप्तान हमेशा उतना ही अच्छा रहता है जितनी अच्छी उसकी टीम है। और मुझे लगता है कि इंडियन टीम टेस्ट में बहुत अच्छा करी है। अच्छा। और वनडे क्रिकेट में भी बहुत अच्छा करी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बड़े टूर्नामेंट जीतने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट जीतोगे तभी असली में आपकी कप्तानी की प्रशंसा होगी। जैसे MS धोनी 2 वर्ल्ड कप जीते, तभी लोग उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो इतने सक्सेसफुल कप्तान हैं। गौतम, कभी ये ख्यालात आपके मन में नहीं आया कि चलो यार, आपने तो राजनीति में ज्वाइन कर लिया, क्रिकेट में आप इतने सक्सेसफुल रहे, लेकिन चलो यार क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बने, जैसे कि आपके फ्रेंड सौरव गांगुली एंड अदर्स आल्सो क्रिकेट प्रशासक बने हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्रिकेट प्रशासक बनना है? देखिए, जब मैंने क्रिकेट छोड़ी तो मैंने राजनीति ज्वाइन करी। हाँ। और मुझे हमेशा लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों की सेवा करना या लोगों के लिए बेहतर करना, उससे बेटर सेटिस्फैक्शन किसी चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, बहुत चीज़ें, आप कोच भी बन सकते हैं, आप कमेंटेटर भी बन सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि अगर आपको कोई चीज़ बदलनी है तो आपको ज़मीन पे उतरना ही पड़ेगा। आजकल शाहिद अफरीदी के साथ आपका कैसा केमिस्ट्री है? मेरा कभी भी कोई केमिस्ट्री नहीं था, तो इसमें केमिस्ट्री है ही कहाँ से? मैदान में काफ़ी गर्मा गर्मी होता है, होता था। वो अपने देश के लिए खेलते थे, मैं अपने देश के लिए खेलता था। दोनों पैशनेट थे, दोनों कोशिश करते थे कि अपनी टीमों को जिताएं, बस उतना ही था। और ये सवाल भी लोगों के में है कि गौतम गंभीर का क्या स्टेक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल सीरीज़ होना चाहिए? जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होता तब तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहीदों की जान, हमारे जवानों की जान कभी भी किसी भी वक्त क्रिकेट से बहुत बड़ी है। क्रिकेट एक बहुत छोटी सी चीज़ है और हमेशा छोटी चीज़ रहेगी जहाँ तक हमारे जवानों की जान का सवाल है। जो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जब तक पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई भी बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। Which is the best innings you have ever played for India in Test cricket? आपको सबसे संतुष्टि किस रन से है, किस इनिंग से है? नेपियर, क्योंकि हम 40 साल बाद वो सीरीज़, 35 या 40 साल बाद न्यूजीलैंड में सीरीज़ जीते थे, और वो मेरा पहला दौरा था न्यूजीलैंड का। ऐसा नहीं मैं पहले कभी न्यूजीलैंड गया था। और जब आप कई बार आप एक टेस्ट बचाते हो, वो उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना टेस्ट जीतना। हम पहला टेस्ट जीते, दूसरा ड्रॉ किया और तीसरा फिर ड्रॉ हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि नेपियर, क्योंकि नेपियर के बाद हम वो सीरीज़ 35 या 40 साल बाद जीते भी थे। आखिरी सवाल ये है कि आपके पास बहुत कम पेशेंस है। आप बोलते हैं कि मैदान में 136 रन, उतना पेशेंस कैसे आ गया आपको? क्योंकि जब आप अपने माइंड को चैलेंज करते हैं, जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ओके। और जैसे आपने बोला, राजनीति में पेशेंस की ज़रूरत है, बिल्कुल पेशेंस की ज़रूरत है, और पेशेंस रखनी भी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आदत डालनी पड़ेगी। तो शायद उससे इंस्पिरेशन लूँगा जो 136 रन बनाए थे नेपियर में, कि अगर मैं वहाँ 2.5 दिन पेशेंस से खेल सकता हूँ तो शायद राजनीति में भी पेशेंस से रह पाऊँगा। ओके, लास्ट कमेंट, सबसे खतरनाक बॉलर आपके हिसाब से कौन है जिनको आपने सामना किया? फास्ट बॉलर मोने मॉकल, स्पिनर मुरलीधरन। अभी के टीम इंडिया में सबसे खतरनाक बॉलर, पेस बॉलर कौन है, और स्पिन में आप किसको मानते हैं भारतीय क्रिकेट का भविष्य है ये? जसप्रीत बुमराह एंड स्पिनर और अश्विन। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इतने समय के लिए। हमने बात किया आपसे, और हम चाहते हैं कि आप राजनीति में, क्रिकेट में जैसे सक्सेसफुल हुए हैं, राजनीति में वैसे ही कदम आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे गौतम गंभीर, पूर्वतन क्रिकेटर एवं भारतीय जनता पार्टी सांसद, जी विस्तृत भाव में क्रिकेट एवं राजनीति विषय में मत रखुले। कार्यक्रम को आम ये सारूँ, स्वतंत्र साक्षात्कार को ये रखुँ। नमस्कार।